नमस्कार दोस्तों, राम राम सा। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने चैनल पे। आज का जो लेक्चर है वो अपना स्टैंडर्ड जीके यानी सामान्य ज्ञान श्रृंखला का लेक्चर नंबर 7 है। अब तक मैं स्टैंडर्ड जीके एक लेक्चर सीरीज है जिसमें 6 लेक्चर करा चुका हूँ। पहले लेक्चर में मैंने भारत के राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में बताया था, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। सेकंड लेक्चर में मैंने आपको अपने भारत की जनगणना फुल डिटेल के साथ में करवाई थी। उसके बाद में थर्ड लेक्चर में मैंने आपको केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया था। फोर्थ लेक्चर में विश्व के महाद्वीप और महासागरों के बारे में बताया था। फिफ्थ लेक्चर में पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं, 28 राज्य हैं, उनकी राजधानियां, उनके मुख्यमंत्रियों के नाम और उनकी लोकेशंस कहाँ कहाँ पे, कौन कौन से सिटी उनके इंपॉर्टेंट है, ये बताया था। देन आफ्टर लेक्चर नंबर 6 में मैंने राजस्थान की जनगणना कराई थी। तो भारत की नदियाँ, ये टॉपिक जो है वो बहुत हॉट टॉपिक रहता है हर एग्जाम में। मुझसे उस समय तक छूट गया था। मेरा प्लान था कि ज्योग्राफी में कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन मुझे लगा कि इसे स्टैंडर्ड जीके में करा देना चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक को अलग से सर्च किया जाता है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के द्वारा। तो आज का जो मेरा लेक्चर है स्टैंडर्ड जीके लेक्चर नंबर 7, भारत की नदियाँ, रिवर्स ऑफ इंडिया। इसकी शुरुआत में मैं आपको ये बताऊंगा कि नदियाँ क्या होती हैं, नदियों के उपयोग, नदियों के प्रकार, भारत की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, उनकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं। उसके बाद में नदियों के किनारे जो प्रमुख शहर हैं उन पर बात करेंगे, और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कुछ रहते हैं और रिवाइज करने, और जाते जाते सबको रिवाइज कर लेंगे। देखिए, लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है 1 घंटे का लेक्चर हो जाए, बट मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके लिए कि इस लेक्चर में अगर आप नदियाँ पूर्ण रूप से पढ़ लोगे तो आपको कहीं और जा कर के पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस लेक्चर का पीडीएफ मैंने बहुत ज़्यादा इमेज यूज करते हुए, हर नदी का डिटेल में इमेज यूज करते हुए आपके लिए बनाया है। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत बहुत ज़्यादा इमेज यूज करी है, आपको अभी थोड़ी देर में पता चलता जाएगा मैंने कितनी ज़्यादा इमेज है गूगल अर्थ वगैरह या कहाँ से इंटरनेट से सर्च सर्च करके एक एक नदी के बारे में डिटेल में बताया है। ठीक है, तो ये लेक्चर आप पूरा देख लेना, तो आपकी नदियाँ 100% कंप्लीट हो जाएंगी, सारे के सारे इसमें सवाल कवर हो जाएंगे। ओके, तो मैं अभी आपकी स्क्रीन पर आईपैड स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा देता हूँ। सो राइट नाउ जो आप अपने इस साइड में जो देख रहे हैं वो अपने आईपैड की स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। तो देखते हैं, चलते हैं, एक एक टॉपिक को पूर्ण रूप से कवर करते हैं। पहले तो यह बता दूं कि इस लेक्चर में हम क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नदियाँ क्या होती हैं, व्हाट इज द रिवर्स, नदियों के उपयोग क्या है। थोड़ा सा जल्दी में देखेंगे क्योंकि इनमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा सा अगर पूछ लिया जाता है तो रिटर्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है, नदियों की डेफिनेशन वगैरह, इनके यूज। फिर नदियों के टाइप्स देखेंगे, नदियों के टाइप्स कितने हैं। फिर उसके बाद में भारत की प्रमुख नदियाँ जो हैं और उनकी सहायक नदियाँ हैं उनके बारे में चले जाएंगे। फिर नदियों के किनारे प्रमुख शहर और उनके साथ साथ में इम्पोर्टेंट फैक्ट, और भारत में प्रमुख बांध जो हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, भारत के प्रमुख बांध कौन कौन से हैं। ओके, और लास्ट में जाते जाते हम उसे रिवाइज भी कर लेंगे। ओके, नदियाँ, नदियों की परिभाषा देखते हैं, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में देखते हैं। ए रिवर इज द नेचुरल फ्लोइंग वाटर कोर्स, यूजुअली फ्रेश वाटर फ्लोइंग टूवर्ड द ओशियन, सी, लेक और अनदर रिवर। मतलब कहने का ये है, एक कोई पानी का स्रोत है जो ऑटोमेटिक, स्वतः गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऊंचाई से नीचाई की तरफ जा रहा है, और नीचाई की तरफ या तो वो समुद्र में जा रहा है, या कहीं सागर में जा रहा है, या कहीं झील में जाकर के या गड्ढे में जाकर के खत्म हो रहा है। तो रिवर एक नेचुरल फ्लो होता है वाटर का। ठीक है, इसे हिंदी में परिभाषा देखते हैं। नदी भूतल पर प्रवाहित एक जलधारा है जिसका स्रोत प्राय कोई झील, हिमनद, झरना या बारिश होती है। नदी का जो स्रोत होता है या तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे जो बारिश होती है उसके कारण हो सकता है, या कोई झील हो सकती है, झील से भी निकल सकती है, हिमनद हो सकते हैं, ग्लेशियर्स हो सकते हैं, झरना हो सकते हैं। किसी सागर अथवा झील में जाकर के गिर जाती है, सागर, समुद्र या कहीं झील में जाकर के गिर जाती है। नदी शब्द संस्कृत शब्द नद से आया है। संस्कृत में इसे सरता भी कहते हैं। नदी दो प्रकार की होती है नॉर्मली, एक तो होती है सदा नीरा और एक होती है बरसाती नदियां। सदा नीरा नदियां मतलब जो 12 महीने जो बहती हैं वो नदियां सदा नीरा यानी हमेशा बहने वाली नदियां होती हैं। ठीक है, और कुछ होती हैं बरसाती नदियां, जब बरसात होती है तब 2 3 4 महीने के लिए बहती हैं। जैसे सदा नीरा का एग्जाम्पल देखते हैं, गंगा, यमुना, अमेजन नदी और नील नदी, ये विश्व की नदियां हैं, और गंगा यमुना भारत की नदियां हैं। ठीक है, बरसात के मौसम में सिर्फ बहने वाली जो नदियां होती हैं वो बरसाती नदियां होती हैं। राजस्थान में बहुत सारी बरसाती नदियां आपको मिल जाती होंगी। ये आप चित्र देख रहे हैं, ये कोई नदी बह रही है। नदियों के उपयोग, ठीक है,
नदी के साथ मनुष्य का गहरा संबंध रहा है पुराने समय से ही। नदियों से केवल फसल ही नहीं उपजाई जाती, बल्कि वे सभ्यता को जन्म देती हैं और उसका पालन पोषण भी करती हैं। इसलिए मनुष्य हमेशा नदियों को देवी के रूप में देखता आया है। भारत की संस्कृति का ये खास बात रही है। भारत में अगर आपको कोई कुछ दे रहा है तो आप उसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और उन्हें एक तरीके से भगवान या देवता मान लेते हैं। तो नदियाँ हमारे लिए बहुत कुछ देती हैं। तो हमारे यहाँ पे हमारी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में नदियों की पूजा की जाती है, नदियों को देवी माना जाता है। ठीक है, तो भारत की जो नदियाँ हैं जैसे गंगा, यमुना, इनकी पूजा की जाती है। आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा इन सब के बारे में, आरती भी होती है नदियों की। तो कारण क्या रहे? क्योंकि ये जल भी दे रही हैं पीने के लिए, फसल में भी सहयोग है, सभ्यता भी इनके किनारे बनी हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बनी। अपनी जो गंगा यमुनी तहजीब बोलते हैं जिसे, गंगा यमुनी संस्कृति, वो भी गंगा और यमुना दो नदियों के किनारे बनी। परिवहन की व्यवस्था भी होती है और भोजन भी इनसे प्राप्त हो जाता है। ओके, अब एक नदी की यात्रा देखते हैं। ये जो इमेज देख रहे हैं एक नदी की यात्रा का इमेज है। सबसे पहले बात करते हैं सोर्स। सोर्स क्या है उसका, कहाँ से निकल के नदी आ रही है। सोर्स यानी शुरुआत कहाँ से हो रही है, स्रोत कहाँ है। ठीक है, जहाँ से नदी के ओरिजिन हो रहा है। देखो यहाँ से नदी का ओरिजिन हो रहा है। कारण क्या हो सकता है? या तो ये बादलों से पानी आ रहा है, दूसरा इन पहाड़ों पर ग्लेशियर्स जमे हुए हैं, यहाँ से निकल के आ रहा है। ये सोर्स हो गया, यहाँ से नदी ने निकलना शुरू कर दिया। ये क्या हो गया? इसका सोर्स हो गया, यानी उद्गम स्थान हो गया। ओके, इस तरीके से ये नदी जा रही है। अब क्या हो रहा है कि इस नदी में आकर के कोई दूसरी सहायक नदी आकर के मिल रही है। देखिए इधर से कोई दूसरी सहायक नदी आ रही है, ये यहाँ पर आके मिल गई। ऐसे ही कोई दूसरी नदी आ रही है, ये भी आके मिल गई। तो ये क्या हो गई? इसकी ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदियां, स्मॉलर रिवर्स और स्ट्रीम दैट फ्लोज इनटू बिगर रिवर। अब बिगर रिवर तो ये वाली है, बड़ी वाली तो रिवर ये हो गई है जो सीधी सीधी जा रही है, ये बड़ी नदी हो गई। और ये जो सहायक नदियां हैं ये इसमें आकर के मिल रही हैं, तो ये क्या हो गई? इसकी सहायक नदियां, या इंग्लिश में बोलेंगे इसे ट्रिब्यूटरीज। देन आगे चलती जा रही है ये नदी इस तरीके से। अब ये नदी इस पानी को ले जाकर के कहाँ पहुंचाने वाली है? इधर की साइड में ले जा रही है और यहाँ पे इधर की साइड में ये समुद्र है, यहाँ पे पहुंचाने वाली है। लेकिन बीच बीच में इसके हिस्से का कुछ पानी इधर से भी होके निकलने वाला है, इस साइड में होके भी, कुछ पानी इधर होके भी निकलने वाला है, इस तरीके से। तो ये होती हैं जो पानी को समुद्र में पहुंचाने में सहयोग करती हैं, वो होती हैं वितरकिका। वितरकिका यानी डिस्ट्रीब्यूटरी नदियां। डिस्ट्रीब्यूटरी नदियों का इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ए ब्रांच ऑफ मेन रिवर दैट फ्लोज आउट फ्रॉम इट। कोई नदी जा रही है, जैसे गंगा यमुना, गंगा नदी है, और जैसे ही वो समुद्र में पहुंचने वाली होती है तो उसकी छोटे छोटे भाग बट जाते हैं, तो वो कहलाती है वितरिका। उसके पानी का वितरण समुद्र में करने वाली होती है वो वितरिका, यानी डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, तो ये इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी हो गई। ये इसकी सहायक नदी नहीं है, पानी इसमें अंदर नहीं आ रहा है वापस से, इससे पानी बाहर की साइड में जा रहा है, इसलिए इसे बोलेंगे वितरिका, बाहर भेजने वाली डिस्ट्रीब्यूटरी नदी। ओके, उसके बाद में फोर नंबर पॉइंट आता है कि जहां पे ये नदियां ज्यादा हो जाती हैं इस तरीके से, वहां पे फ्लड प्लेन बन जाता है, यानी कि बाढ़ वाला क्षेत्र बन जाता है। तो ये वाला जो आप क्षेत्र देख रहे हैं इधर की साइड में, अगर पानी ज्यादा हो जाएगा इधर की साइड में तो हो सकता है कि बाढ़ आने के चांस रहें। तो यहाँ पे फ्लड प्लेन बन जाता है, तो इसे बोले जाता है फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन का मतलब क्या हुआ? फ्लैट लैंड अलोंग द रिवर दैट इज प्रोन टू फ्लडिंग। ऐसा समतल स्थान नदी के किनारे जहां पे बाढ़ आने की संभावना रहती है। जहां पर दो नदियां आकर के मिलती हैं, जैसे कि इधर की साइड से एक नदी आ रही है और ये नदी आ रही है, इस जगह पे इनका कॉन्फ्लुएंस हो रहा है। वेयर टू रिवर्स वाटर बॉडीज मीट, जहां पे दो नदियां आके मिलती हैं, जैसे यहाँ पे भी है, तो ये क्या हो रहा है? इनका मिलन हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गई कॉन्फ्लुएंस जहाँ पे हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से ये नदी निकलती जाती है और यहाँ पर समुद्र में पहुंच जाती है। समुद्र में पहुंचती है तो वहां पे होता है रिवर का माउथ, या उसे हिंदी में बोलते हैं मुहाना। ठीक है, शुरुआत कहाँ से हो रही है उसकी? उद्गम स्थान से। उद्गम स्थान से शुरुआत हो रही है और कहाँ पे जाके खत्म हो रही है? मुहाने पे। देखिए इधर दोबारा से देखिए, यहाँ उद्गम है उसका, उद्गम से निकल के ये दूसरी वितरिक, इसकी सहायक नदियां आ गई। सहायक नदियां इस तरीके से, फिर ये नदी चलती जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे अपना पानी छोड़ने वाली है, इस जगह पे समुद्र में पानी छोड़ने वाली है। ठीक है, और यहाँ पर पहुंचने पे ये क्या कहलाता है? मुहाना कहलाता है। जब वो मुहाने पे छोड़ती है तो अलग अलग वितरिकाओं में बट जाती है, इस तरीके से बहुत सारी वितरिकाओं में बट जाती है, तो वहां पे डेल्टा का निर्माण हो जाता है, डेल्टा। ठीक है, इंडिया में अपना गंगा नदी या गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों के सहयोग से जो डेल्टा बनता है, सुंदरवन डेल्टा कहलाता है। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में मिलता है, वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है।
डेल्टा मतलब जब नदी समुद्र में पहुंचने वाली होती है तब अपना पानी जो है वो अलग अलग वितरकाओं में डाल देती है, बहुत सारी वितरका, एक नहीं कम से कम 50, 100, 1000 वितरकाओं में डाल देती है, तो वहां पे डेल्टा बन जाता है। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। नदी के प्रकार उद्गम स्रोत के आधार पर और मुहाने के आधार पर, जहां पे नदी अपना पानी छोड़ रही है वहां के आधार पर, और जहां से नदी निकल के आ रही है वहां के आधार पर। इंडिया में उद्गम स्रोत के आधार पर नदियां दो प्रकार की होती हैं, एक तो हिमालय से निकलने वाली नदियां, दूसरी प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलने वाली नदियां। देखो, उद्गम स्रोत के आधार पर हिमालयी नदियां और दूसरी होती हैं प्रायद्वीपीय नदियां, और मुहाने के आधार पर या तो अरब सागर में जाएंगी या बंगाल की खाड़ी में जाएंगी। ठीक है, चित्र पे देख लीजिए, एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं। पहले तो उद्गम स्रोत के आधार पर निकलने वाली नदियों के एग्जाम्पल, हिमालय से निकलने वाली नदियां जैसे इंडस रिवर सिस्टम है वो हिमालय से निकलता है, गंगा नदी का तंत्र है वो हिमालय से निकलता है, ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र है वो भी हिमालय से निकलता है। अब प्रायद्वीपीय नदियां, जो प्रायद्वीप नीचे की साइड में मैंने बताया था, अपने भारत का भौगोलिक विभाजन करते समय आपको बताया था 5 भागों में बांटा हुआ है। ऊपर हिमालय, दूसरे नंबर पर उत्तर का मैदान है, तीसरा प्रायद्वीपीय मैदान, प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, उसके बाद में मैंने बताया था पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों कंबाइंड में बताया, उसके बाद मैंने आपको रेगिस्तानी क्षेत्र बताया था, तो 5 भौगोलिक भागों में बांटा था। ठीक है, तो उसमें जो तीसरा नंबर है प्रायद्वीपीय पठार, जो है अपना दक्षिण वाले हिस्से में, वहां से जो नदियां निकलती हैं वो प्रायद्वीपीय नदियां, उद्गम स्रोत के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो नदियां हैं ये उद्गम स्रोत के आधार पे। नीचे की साउथ की नदियों को ऊपर से नीचे याद करने का एक ट्रिक है, वो आपको 4-5 बार बोल देना है और वो आपको याद कर लेना है। महागोदान, कृष्णा, तुंग पे, कावेरी। 1-2 बार आप ट्राई कर लीजिए। महागोदान, कृष्णा, तुंग पे, कावेरी। महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा, तुंगभद्रा, पेन्नार और कावेरी, ये साउथ की नदियां हैं। ये ऊपर से नीचे की बात की है मैंने, सबसे ऊपर महानदी, उसके बाद में गोदावरी, उसके बाद में कृष्णा, तुंगभद्रा, पेन्नार और नीचे की साइड में कावेरी। ये आपको याद करने का है, और ये सभी कैसी हैं? प्रायद्वीपीय नदियां। यहाँ पे इमेज लगाया हुआ है, इमेज से देख लीजिए। देखो, जब मैंने भारत का भौगोलिक विभाजन बताया था तब मैंने बताया था कि ऊपर की साइड में हिमालय है, ये हिमालय है अपना, ये पूरा का पूरा हिमालय। हिमालय के बाद में अपना यहाँ पे ये पूरा जो क्षेत्र आता है ये उत्तर का मैदान कहलाता है, जहाँ पे अपना यूपी बिहार, ठीक है, उत्तर का मैदान कहलाता है। उसके बाद में मैंने बताया था कि इस साइड में पूरा का पूरा बहुत बड़ा पठार है जिसे प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। इन प्रायद्वीपीय पठारों से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, इधर जाती हैं और कुछ नदियां इधर भी जाती हैं। तो इन नदियों के कारण यहाँ पे मैदान और तट बन गए हैं। तो ये इधर की साइड में पूर्वी दिशा है तो इसे पूर्वी घाट का मैदान या पूर्वी मैदान बोलते हैं, पूर्वी तट मैदान। और इधर की साइड में पश्चिमी है तो इसे पश्चिमी तट मैदान। और राजस्थान वाला क्षेत्र जो 5वां मैंने आपको बताया था वो अपना रेगिस्तान वाला हिस्सा हो गया। ओके, तो इधर प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलने वाली नदियां और हिमालय से निकलने वाली उद्गम स्रोत के आधार पे। अब ये निकल के जाएंगी तो नॉर्मली समुद्रों में या तो झीलों में जाके मिल जाएंगी। अब झीलों वाली को छोड़ देते हैं, नॉर्मली जो समुद्रों में जा रही हैं तो वो 2 भाग हैं। इधर की साइड में बे ऑफ बंगाल है, यानी बंगाल खाड़ी है, और इधर की साइड में अरब सागर है। तो अरब सागर में जाने वाली नदियां होंगी या बंगाल सागर में जाने वाली नदियां होंगी। ठीक है, तो अरब सागर में मुहाने के आधार पे, मुहाना मतलब जहां पे उसका माउथ खुल रहा है, एंड हो रहा है वहां पे। ठीक है, तो या तो अरब सागर में जाने वाली होंगी या बंगाल खाड़ी में। देखो, सिंधु नदी है, हिमालय से निकल के पाकिस्तान में बहते हुए कहाँ जा रही है? अरब सागर में जा रही है। ओके, नर्मदा नदी है, यहाँ से निकलती है और इधर की साइड में आके अपना अरब सागर में चल जाती है। ऐसे ताप्ती नदी है। गंगा नदी की बात करते हैं। गंगा नदी जो है हिमालय से निकलती है, इधर की साइड में उत्तर प्रदेश, बिहार में, और यहाँ पे 2 भागों में बढ़ जाती है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में जाने के बाद में ये कौन सा सागर हो गया? इधर की साइड में बंगाल सागर हो गया। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और कृष्णा, ये सारी की सारी नदियां इधर की साइड में बंगाल खाड़ी में जाकर के मिलती हैं। तो उद्गम के आधार पर 2 प्रकार का हुआ, हिमालय से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां। और मुहाने के आधार पर 2 प्रकार का हुआ, अरब सागर में जाने वाली नदियां और बंगाल खाड़ी में जाने वाली नदियां। ओके, अब आगे हम चलते हैं। भारत की प्रमुख नदियों का यहाँ पे इमेज है, मैप में आपको एक एक नदी को मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मेजर जो इंपॉर्टेंट नदियां हैं उन्हें देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट नदियां कौन कौन सी हैं एक एक करके बात करते हैं। शुरुआत करता हूँ मैं ऊपर से, यहाँ से पहले नंबर पे बात करता हूँ। ऊपर की साइड में एक नदी है, सिंधु नदी। सिंधु नदी नाम सुना होगा। सिंधु नदी अपने हिमालय से निकलती है, जम्मू कश्मीर में बहते हुए, जम्मू कश्मीर के बाद में वो पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। पाकिस्तान में एंटर करते हुए पाकिस्तान के बीचों बीच होकर निकलती है, और पाकिस्तान की एक तरीके से जीवन रेखा भी कहलाती है, और अरब सागर में जाके मिल जाती है। तो उत्तर की साइड में जितनी भी नदियां हैं उन्हें नॉर्मली आप 3 भागों में बांट सकते हो। एक तो इंडस नदी तंत्र,
दूसरा गंगा नदी तंत्र और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये ऊपर वाला जो क्षेत्र हो गया, ये वाला ये हो गया इंडस नदी तंत्र। इधर की साइड में ये गंगा नदी है, मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे यहाँ से निकल रही है, ठीक है, गंगा नदी निकल रही है और इस साइड में अपना यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में जाते हुए जा रही है। तो ये बीच वाला जो हो गया गंगा नदी तंत्र, और एक नदी और आ रही है ऊपर हिमालय से, पहले चीन में आती है, जिसे चीन में सांगपो के नाम से जाना जाता है, सांगपो नदी, ठीक है। इंडिया में जैसे ही एंटर करती है तो उसे अपना ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। असम में चलती रहती है, असम के बाद में वो गंगा नदी की सहायक नदी जिसे पद्मा बोला जाता है, जो बांग्लादेश में है, उसमें जाके मिल जाती है। तो तीसरा तंत्र इधर वाला हुआ, ये हो गया अपना ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ऊपर वाली उत्तर वाली नदियां हैं वो तीन नदियां हैं नॉर्मली, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, जिसे चीन में सांगपो बोला है। बाकी जितनी भी नदियां हैं वो इनकी सहायक नदियां हैं, इनका जो तंत्र है उसी में सहायक बनती है। अच्छा, नदी तंत्र क्या होता है? देखिए, नदी तंत्र अभी मैं आपको बता देता हूँ। एक नदी जा रही है इस तरीके से, कोई बड़ी सी नदी है, ये गंगा नदी है मान लेते हैं, ओके। इस गंगा नदी में एक दूसरी नदी आके मिल रही है, इधर की साइड से यमुना नदी आके मिल गई, यमुना नदी में एक चंबल आके मिल गई, इस तरीके से ऊपर की साइड से और गोमती नदी, गंडक, कोसी, इस तरीके से नदी आ गई, सोम नदी गंगा नदी में आके मिल गई, यमुना नदी में चंबल मिली और चंबल में बनास मिली, इस तरीके से चंबल में पार्वती नदी मिल गई। तो ये पूरा का पूरा जो आप नलिका देख रहे हैं, ये नलिका जैसा बन गया है, ये पूरा का पूरा सिस्टम इस तरीके से, ये कहलाता है तंत्र। नलिका तंत्र होता है ना, ऐसे ही नदी तंत्र होता है। एक नदी, उसकी सहायक नदी, फिर सहायक की सहायक नदी, तो पूरा एक सिस्टम सा बन जाता है, चेन जैसी बन जाती है, तो वो नदी तंत्र कहलाता है, ओके। तो हम इनका ऊपर वाला देखेंगे, ऊपर वाले हिस्से का देखेंगे, उसके बाद में हम नीचे वाली नदियों को। इधर की साइड में दो इंपॉर्टेंट नदियां होती हैं जो कि अपना पानी जो है वो अरब सागर में ले जाती हैं। एक नर्मदा नदी है, ये नर्मदा नदी है, इस तरीके से जा रही है, एंड दूसरी ताप्ती नदी है, ये रिफ्ट वैली में होकर घूमती हैं, यानी दो घाटियों के बीच में होकर चलती हैं। नॉर्मली ज़्यादातर जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी की तरफ अपना पानी ले जाती हैं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती जो नदियां हैं वो अपना पानी अरब सागर में ले जा रही हैं। उसका कारण भी ये, दो घाटियों के बीच में होकर के जा रही हैं, तो इन्हें दूसरी साइड में जाने का मौका ही नहीं मिलता है। घाटियां रिफ्ट वैलीज हैं, उनमें होकर निकल रही हैं, ओके। दक्षिण की ऊपर से नीचे एक एक करके मैंने अभी आपको सूत्र बताया था, महागोदान कृष्णा तुंग पे कावेरी, महागोदान कृष्णा तुंग पे कावेरी, ये आपको मैंने अभी सूत्र बताया था, देख लीजिए। महानदी ये रही, महानदी आपको सबसे ऊपर दिख रही होगी, जो कि छत्तीसगढ़ से निकलती है और अपने उड़ीसा में होते हुए बंगाल खाड़ी में जाके मिल जाती है। गोदावरी, गोदावरी इधर की साइड में, महागोदान महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र से निकलने के बाद में तेलंगाना, तेलंगाना के बाद में वो एंटर करती है अपना आंध्र प्रदेश में, ओके, और ये अपना बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। फिर उसके बाद कृष्णा, उसके बाद में बताया था कृष्णा नदी, कृष्णा नदी यहाँ से महाराष्ट्र से निकल रही है, महाराष्ट्र से निकलने के बाद कर्नाटक में जा रही है, कर्नाटक के बाद में वो तेलंगाना में जा रही है, और तेलंगाना के बाद में घूमते घामते अपना आंध्र प्रदेश में जा रही है, ओके। उसके बाद में कृष्णा की एक सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी ऊपर से नीचे की साइड में मैं बता चल रहा हूँ। फिर कर्नाटक से एक नदी निकलती है जिसे पेन्नार नाम दिया जाता है, ऊपर की साइड में जाती हुई, और ये आंध्र प्रदेश में होके निकल जाती है पश्चिम बंगाल की तरफ, ओके। उसके बाद में एक नदी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है साउथ की, कावेरी नदी है, जो उस पर विवाद चलता रहता है और आजकल बहुत ज्यादा विवाद चल रहा है कावेरी नदी के पानी पे। कर्नाटक से एक नदी निकलती है कावेरी नदी, और वो तमिलनाडु में एंटर करती है, तमिलनाडु में एंटर करने के बाद में और यहाँ पे अपना अपना पानी छोड़ देती है बंगाल की खाड़ी की साइड में। तो ये ऊपर से नदी, ऊपर से नीचे की साइड में नदियां हैं। हाँ, कृष्णा, महागोदान कृष्णा तुंग पे कावेरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, पेन्नार और कावेरी, ये ऊपर से नीचे हैं। और अभी इन सभी नदियों का हम डिटेल देखने वाले हैं एक एक करके, ओके। तो एक एक करके हम नदियों को डिटेल देखेंगे, लेकिन सबसे पहले रिवर सिस्टम में ये देख लेते हैं कौन कौन सी नदियों की लंबाई कितनी और अपना पानी कहाँ ले जाकर छोड़ती हैं। देखो, शुरुआत करते हैं इंडस नदी। इंडस नदी की जो ओरिजिनल लंबाई है वो 3180 किलोमीटर है, लेकिन वो इंडिया में सिर्फ 1114 किलोमीटर बहती है, ओके। उसका एरिया काफी बड़ा है, ठीक है, 3,21,000 किलोमीटर जो है वो एरिया है वो इंडिया के अंदर है, ओके। हाँ, इसकी बात करते हैं तो निकलती कहाँ से, ओरिजिनेट कहाँ से होती है? तिब्बत में नॉर्थन स्लोप्स एंड माउंट कैलाश, कैलाश पर्वत से निकलती है और कहाँ जाके खत्म होती है? अरेबियन सी। इसके जो फायदा हो रहा है वो कौन कौन सी जगह पे हो रहा है? इंडिया में जम्मू कश्मीर एंड पाकिस्तान पूरा का पूरा, ओके। गंगा नदी दूसरे नंबर पे, गंगा नदी जिसे भागीरथी नदी के नाम से भी जाना जाता है। गंगा नदी की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। भारत में बहने वाली सबसे लंबी जो नदी है वो गंगा नदी है। भारत के अंदर बहने वाली जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा नदी है, ओके।
उसका बात करते हैं। इसका जो कवर कर रहा है, जो एरिया, जो क्षेत्रफल कवर कर रहा है वो 10 लाख किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है, यानी 1.08 मिलियन स्क्वायर। कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड में गंगोत्री नामक जगह से निकलती है। कहाँ जाती है? बे ऑफ बंगाल में जाती है। कौन कौन सी जगह को फायदा हो रहा है? यूपी को, उत्तराखंड को, बिहार को और पश्चिम बंगाल को। 4 राज्यों को डायरेक्टली फायदा हो रहा है। बाकी इसकी सहायक नदियां हैं, उनके थ्रू फायदा होता है। ओके, अब बात करते हैं गंगा की एक दूसरी सहायक नदी यमुना, जिसे जमुना भी बोला जाता है अपने इंडिया में। ओके, इसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर। इसका एरिया कुछ याद नहीं रखना है, लंबाई भी आपको याद नहीं रखनी है। लंबाई सिर्फ और सिर्फ आपको गंगा नदी की याद रखनी है, बाकी किसी की भी याद नहीं रखनी है। ओरिजिनेट आप याद कर सको तो याद कर लेना, गंगा निकल रही है गंगोत्री से, यमुना निकल रही है यमुनोत्री से। गढ़वाल जो जिला है वहां पे यमुनोत्री नामक जगह से निकल रही है और बे ऑफ बंगाल में जाके मिल रही है। किस किस जिलों को, पर राज्य को फायदा हो रहा है? दिल्ली, हरियाणा एंड यूपी को हो रहा है। ओके, ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में, उसकी लंबाई है 916 किलोमीटर। ओके, उसका जो एरिया है वो काफी है, बट लेकिन आपको याद नहीं रखना है। निकल कहाँ से रही है? तिब्बत में आंगसी ग्लेशियर है। तिब्बत में कौन सा ग्लेशियर है? आंगसी नाम से एक ग्लेशियर है, वहां से निकल रही है। कहाँ जा रही है? बे ऑफ बंगाल में। किस किस जगह को फायदा हो रहा है? असम को और अरुणाचल प्रदेश को। कावेरी नदी, जिसे दक्षिण गंगा कहा जाता है, गंगा ऑफ साउथ, कावेरी नदी जो नीचे ही नीचे है, कावेरी नदी, उसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। अभी मैंने बताया था कि वो कर्नाटक से निकल के तमिलनाडु में जाती है और जिस पे विवाद चल रहा है। कावेरी नदी की जो लंबाई है वो 765 किलोमीटर है। दक्षिण की गंगा इसे कहा जाता है, 765 किलोमीटर है। हाँ, एक दो नदियों की लंबाई आपको याद रखनी पड़ेगी, जैसे कावेरी, गोदावरी और गंगा, ये 3 नदियों की तो आपको नाम याद रखनी पड़ेगी। गंगा की 2525, कावेरी की 765 और गोदावरी की 1465। ठीक है, क्योंकि 1465 होने के कारण गोदावरी जो नदी है वो साउथ की सबसे लंबी नदी है। उत्तर की तो गंगा हो गई, लेकिन साउथ में सबसे लंबी नदी हो जाती है गोदावरी। ओके, कहाँ से निकल रही है कावेरी नदी? ब्रह्मगिरी हिल्स इन कोगाडू जिला, कर्नाटक। कोगाडू डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक में, वहां से निकल रही है, बंगाल में जाके मिल रही है, बंगाल खाड़ी में जाके। और फायदा किन को हो रहा है? कर्नाटक और तमिलनाडु। गोदावरी की बात करते हैं। गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर। कहाँ से निकल रही है? त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र से। कहाँ जा रही है? बे ऑफ बंगाल में। कहाँ कहाँ को फायदा हो रहा है? अपना ये आंध्र प्रदेश को फायदा हो रहा है। कृष्णा नदी, लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर। एरिया कुछ याद नहीं रखना। कहाँ से निकल रही है? अपने महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से निकल रही है, बे ऑफ बंगाल में जा रही है। फायदा कहाँ कहाँ हो रहा है? महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश को। नर्मदा नदी, लंबाई याद करना है। नर्मदा की आप याद कर सकते हो, बीच में मिडिल में आती है, तो 1312 किलोमीटर। ओके, कहाँ से निकल रही है? अमरकंटक और मध्य अमरकंटक जो एमपी में, वहां से निकल रही है और अरेबियन सी में जाके मिल रही है। ये नदी उल्टी साइड में बह रही है, याद रखना, इधर की साइड में जा रही है। ओके, अगर बात की जाए कि भारत से निकलने वाली और अरब सागर में जाकर मिलने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी होगी, तो ये नर्मदा नदी ही होगी। ठीक है, मतलब अब सिंधु नदी को छोड़ दिया जाए, क्योंकि भारत में नहीं बहती ना, वो बहती तो पाकिस्तान में होके भारत पे छोटा सा हिस्सा बहता है। ओरिजिनली भारत से निकलने वाली और भारत के ही थ्रू अगर इधर की साइड में जाकर के मिल जाती है, अरब सागर में जाके मिल जाती है, तो सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? नर्मदा नदी हो जाएगी। ओके, एमपी और महाराष्ट्र को फायदा हो रहा है। ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर। कहाँ से निकल रही है? बेतुल डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र से निकल रही है, सतपुड़ा रेंज से अरेबियन सी में जाके मिल रही है। एमपी एंड महाराष्ट्र को फायदा है। महानदी की लंबाई 858 किलोमीटर। सभी नदियों को अभी थोड़ा सा बाद में डिटेल में देखेंगे, एक एक नदी को पकड़ के। कहाँ से निकल रही है? शिवा माउंटेन्स ऑफ छत्तीसगढ़, बे ऑफ बंगाल में जाके मिल रही है, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा को फायदा। बेगाई नदी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पेरियार नदी और ये बाकी जितनी भी नदी है आप खुद देख लेना, इनका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। देखो, इसमें एक चीज़ आपने खूब गौर करी हो तो आपको एक चीज़ समझ में आई होगी, जितनी भी नदियाँ निकल रही हैं, जितनी भी नदियों का ओरिजिनेट हो रहा है, वहाँ पे भगवान शिव का इम्पोर्टेंट रोल है। ज़्यादातर नदियों का, त्र्यंबकेश्वर, अमरकंटक, महाबलेश्वर, कैलाश पर्वत, गंगोत्री, ज़्यादातर जगह पे भगवान शिव। तो भगवान शिव शायद उस समय के हिसाब से जो भी कंडीशंस रही होंगी, ज़्यादातर नदियों के जनक उन्हें ही माना जाता है। ओके, आगे चलते हैं। एक सवाल आता है, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, कि भारत की सबसे लंबी जो नदी है वो कौन सी है? गंगा नदी है या ब्रह्मपुत्र नदी है? एक्चुअली में लंबाई की, टोटल लंबाई की बात की जाए ना, तो सबसे लंबाई में आती है ब्रह्मपुत्र नदी की, जो लंबाई है वो ज़्यादा है। लेकिन भारत की अगर पूछा जाए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो गंगा नदी है। देखिए, एक एक करके इन नदियों के नाम भी हम देख लेते हैं। गंगा नदी की जो लंबाई है वो अपनी 2525 किलोमीटर है। याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। गंगा नदी की लंबाई जो हो गई 2525 किलोमीटर। गंगा नदी को बना लेते हैं हम, कहाँ कहाँ से निकलती है, कैसे कैसी है। ये गंगा नदी निकल रही है गंगोत्री से,
इस तरीके से ये जा रही है अपने यूपी में, यूपी के बाद में अपना बिहार में एंटर होती है। यहाँ पे इसमें यमुना नदी आके मिल जाती है। एक एक नदी का नाम बताते चलिए मुझे, ओके। ये अपना इधर की साइड में यहाँ पे दो वितरिकाओं में बढ़ जाती है। एक नदी नीचे की साइड में ये जा रही है पश्चिम बंगाल में, ये हुगली नदी हो गई। और इधर की साइड में ये जो नदी जा रही है ये पद्मा नदी हो गई, पद्मा, पद्मा नदी। गंगा के नाम यहाँ पे आने के बाद में दो हो जाते हैं, इधर की साइड में हो जाता है इसका पद्मा, और इधर की साइड में नीचे की साइड में जाने पे हो जाता है हुगली नदी, ओके। गंगा की दूसरी सहायक नदी यमुनोत्री से निकलने वाली यमुना, ये आप देख रहे हैं ये यमुना नदी है, ओके। यमुना के साथ साथ में इधर की साइड में ये कौन सी नदी आप देख रहे हैं, ये चंबल नदी है। चंबल की एक सहायक नदी है बनास, ये वाली बनास है, ठीक है। ये पार्वती नदी है। अच्छा एक बार ऊपर देख लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। ऊपर मैं दोबारा से आपको बनवा देता हूँ सारा का सारा। शुरू करते हैं गंगा नदी से। देखो ये आपको गंगा नदी दिख रही है, ये इस तरीके से ये निकल के आ रही है गंगा नदी, गंगा। एंड यहाँ पे इसमें आके यमुना नदी भी मिल रही है, ये इधर की साइड में गई। एंड ये पश्चिम बंगाल का एक हिस्सा हो गया हुगली नदी, और इधर की साइड में बांग्लादेश में ये हिस्सा हो गया इसका पद्मा नदी नाम से। इसकी दूसरी सहायक नदी यमुना, यमुना, ये यमुना नदी है, ओके। उसकी यमुना नदी की एक सहायक नदी है चंबल नदी, जो एमपी से निकल रही है, एमपी से निकल रही है। एंड ये चंबल नदी कहाँ जाके मिल रही है अपनी यमुना नदी में। चंबल नदी की एक सहायक नदी है बनास, ये बनास पूरे राजस्थान में बहती है। एंड चंबल की दूसरी सहायक नदी है पार्वती, ओके। ये आप प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ में, ये मोर इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना। बाकी तो धीरे धीरे अभी थोड़ी देर बाद में एक एक नदियों को बता दूंगा, ओके। उसके बाद में यमुना नदी की एक और सहायक नदी है जो एमपी से निकलती है और यूपी में जाकर के यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। एक सहायक नदी इधर की साइड में गंगा नदी की बात करते हैं, सोन नदी है, सोन नदी गंगा नदी की सहायक नदी है, और बिहार में जाकर के मिल जा रही है गंगा नदी में, ओके। गंगा नदी की ऊपर की साइड से आने वाली सहायक नदियों की बात करते हैं। एक नदी आ रही है गोमती, गोमती नदी आ रही है और यूपी में जाकर के अपनी गंगा नदी में मिल रही है, ओके। उसके साथ साथ में दूसरी नदी की बात करते हैं, घाघरा नदी आ रही है, ये घाघरा नदी, और घाघरा नदी ये अपने बिहार में जाने के बाद में मिल रही है, ओके। उसके बाद में गंडक, गंडक नेपाल से निकल के यूपी बिहार से होते हुए बिहार से यूपी और बिहार से होती हुए गंगा नदी में जाके मिल रही है। उसके बाद में कोसी नदी, कोसी जो है वो अपना नेपाल से निकल के आ रही है, ठीक है, और ये अपना बिहार से होते हुए गंगा नदी में जाकर के मिल जा रही है। तो ये गंगा नदी तंत्र हो गया, ओके। गंगा नदी तंत्र कंप्लीट हो गया। इसकी गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी हुई, यमुना, सोन, ये यमुना, सोन नीचे की साइड में, एंड ऊपर की साइड में गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। इस तरीके से गंगा की सहायक नदियां हो गई। अब बात करते हैं इंडस रिवर सिस्टम की। देखिए इंडस नदी, ये अपनी सिंधु नदी है, जम्मू कश्मीर से होती हुए पाकिस्तान में एंटर कर रही है, पाकिस्तान के बाद में अपना अरब सागर में जाकर के गिर रही है, ओके। इसकी 5 सहायक नदियों को याद करने का मैं आपको काफ़ी बार सूत्र बता चुका हूँ। झेचीरा ब्यास, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, झेचीरा ब्यास, ओके। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास। इसमें से सबसे लंबी जो नदी है वो सहायक नदियों में एक सतलज नदी है, इस तरीके से निकल के आ रही है ये, ओके। ये सतलज नदी आ रही है और ये अपना यहाँ पे आके सिंधु नदी में मिल रही है। सतलज नदी की एक दूसरी सहायक नदी है ब्यास, जो हिमाचल प्रदेश से निकलती है। इस तरीके से सतलज नदी की दूसरी सहायक नदी हो गई। उसके अलावा एक रावी नदी इंपॉर्टेंट है, रावी नदी इस तरीके से, रावी नदी है, ये जा रही है और ये जाके मिल रही है सतलज नदी में। रावी किस में मिल रही है, सतलज में। अब रावी की एक सहायक नदी है चेनाब, चेनाब आके मिल रही है रावी नदी में, ठीक है। चेनाब आके कहाँ मिल रही है, एक सेकंड, इट्स मिस्टेकन, चेनाब आके मिल रही है रावी में, ओके। चेनाब की एक सहायक नदी है झेलम, झेलम, ये इस तरीके से, ओके। झेलम सहायक नदी है चेनाब की, चेनाब सहायक नदी है रावी की, रावी सहायक नदी है सतलज की, और सतलज सहायक नदी है सिंडस यानी इंडस नदी की, ओके। ये हो गया अपना सिंधु नदी वाला सिस्टम, और ये हो गया अपना गंगा नदी वाला सिस्टम। अब ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं। ये ब्रह्मपुत्र नदी निकल रही है इस तरीके से, ये ब्रह्मपुत्र नदी ये निकल रही है, एंड यहाँ पे अपना दिशा चेंज करती है, अरुणाचल प्रदेश में होते हुए अपने इंडिया में एंटर कर लेती है। इंडिया में एंटर करने के बाद में असम में होते हुए और बांग्लादेश में जाकर के पद्मा नदी में, गंगा नदी जिसे बोलते हैं, उस नदी में जाके मिल जाती है। और यहाँ पे पद्मा नदी की बहुत सारी वितरिकाएँ हैं, जैसे कि मैंने बताया था, जहाँ पे नदी खत्म होने वाली है वितरिका बनाती है और बहुत सारी नदियों में वितरित हो जाती है, और वो वितरिका जो होती हैं वो काम करती हैं किसका, पानी को समुद्र में छोड़ने का। तो यहाँ पे डेल्टा बन जाता है, डेल्टा, और इस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ओके। अब ब्रह्मपुत्र नदियों की कुछ सहायक नदियों का नाम देखते हैं।
देखो यहाँ से भूटान से एक नदी निकल रही है, उसका नाम है मानस नदी, इंपॉर्टेंट रिवर है। ओके, एक नदी आ रही है सिक्किम से होते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए तीस्ता, जिसपे जल विवाद रहता है भारत और बांग्लादेश के बीच में। ओके, उसके बाद में एक स्पेशल अपनी साउथ की नॉर्थ ईस्ट की एक नदी है जो मणिपुर से निकलती है, त्रिपुरा होते हुए असम होते हुए और इधर की साइड में बांग्लादेश में चल जाती है। इसका नाम है बराक नदी, बराक रिवर। ओके, ये इंपॉर्टेंट नदी है, मणिपुर त्रिपुरा और असम होते हुए बांग्लादेश में जाती है। तो ये कौन सा सिस्टम हो गया इधर वाला, ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया। ओके, अब देखिए इधर की साइड में एमपी से निकल रही है नर्मदा नदी, ये जा रही है एंड जाके कहाँ मिल रही है, गिर रही है अरब सागर में। उसके बाद दूसरी नदी ताप्ती नदी, ये अरब सागर में जाकर के गिर रही है। ओके, एमपी और महाराष्ट्र को इससे फायदा हो रहा है। अब मैंने ऊपर से नीचे आपको एक तरीका बताया था याद करने का, वो बताया था महा, गोदान, कृष्णा, तुंग पे कावेरी। तो महानदी सबसे ऊपर लेते हैं, महानदी, ठीक है। ये महा था साउथ की नदियों को याद करने का, महा, गोदान, कृष्णा, तुंग पे कावेरी। तो देखिए ये महानदी छत्तीसगढ़ से निकल रही है, महानदी से बात कर रहे हैं, और छत्तीसगढ़ के बाद में उड़ीसा में एंटर कर रही है और इधर की साइड में बे ऑफ बंगाल में जाके गिर रही है। इसकी एक सहायक नदी है तेल नदी। उससे ऊपर एक दो इंपॉर्टेंट नदियों के नाम देख लेते हैं। झारखंड से एक नदी निकलती है पश्चिम बंगाल होते हुए अपनी बंगाल सागर में गिर जाती है, उसका नाम है सुवर्ण रेखा नदी। ओके, उसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट नदी है जो कि अपना छत्तीसगढ़ से झारखंड में एंटर करते हुए और उड़ीसा में निकल जाती है, वो है ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी। ओके ओके, उसके बाद चलते हैं महागोदान, गोदावरी नदी, ये गोदावरी नदी, ये गोदावरी महाराष्ट्र से निकल रही है। महाराष्ट्र से निकलने के बाद तेलंगाना में एंटर कर रही है, तेलंगाना के बाद में वो अपना आंध्र प्रदेश में जा रही है, ये आंध्र प्रदेश के पास पहुंच गई। ओके, अब इसकी कुछ एक सहायक नदियां हैं, जैसे कि गोदावरी नदी की सहायक नदी है बारंगल नदी, और एक दूसरी नदी है इंद्रावती नदी। ये दो सहायक नदियां हो गई, इंद्रावती एंड बारंगल। ओके, उसके बाद में महागोदान, कृष्णा, कृष्णा की बात करते हैं। तीसरे नंबर पे मैं कृष्णा नदी को लेता हूँ। ओके, कृष्णा नदी, उसके बाद में कृष्णा। तो कृष्णा नदी जो है वो यहाँ से निकल रही है महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से निकलने के बाद में कर्नाटक में एंटर कर रही है, कर्नाटक के बाद तेलंगाना में, तेलंगाना के बाद में वो यहाँ बॉर्डर बनाती है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का, और आंध्र प्रदेश में एंटर कर रही है। तेलंगाना में एंटर करने के बाद में और यहाँ पे बॉर्डर बनाने के बाद में कहाँ पहुँच रही है, बे ऑफ बंगाल में पहुँच रही है। इसकी दो सहायक नदियों के नाम है, एक तो भीमा नदी है, ठीक है, जो महाराष्ट्र से निकल के कर्नाटक में जाके मिल जाती है कृष्णा नदी में, और दूसरी सहायक नदी है तुंगभद्रा, ठीक है, तुंगभद्रा कर्नाटक से निकलती है और तेलंगाना में जाके मिल जाती है। उसके बाद में बताया कृष्णा तुंग पे कावेरी, तुंगभद्रा ये हो गई। पेन्नार, पेन्नार ये नदी अपने कर्नाटक से निकलती है और आंध्र प्रदेश में बहती हुई अपने बे ऑफ बंगाल में जाके पानी को छोड़ देती है। उसके बाद में कावेरी, कावेरी नदी अपने इधर की साइड में ये कर्नाटक से निकल रही है, ये कावेरी, और कावेरी जा रही है सीधी तमिलनाडु में होते हुए बे ऑफ बंगाल की साइड में। ओके, एक दो नदी और है, पेन्नियार है और पालार है, ये आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये तो मेजर मेजर इंपॉर्टेंट नदियां हो गई। अब इनका डिटेलिंग करते हैं, बाद नीचे चलते हैं, एक एक नदी को पकड़ते हैं और पूरा का पूरा डिटेल करते हैं। अच्छा, वहाँ चलने से पहले आप दोबारा से प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार, और एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। मैप ये मैं गंगा नदी तंत्र तो बना चुका हूँ, इंडस नदी बता देता हूँ, ये इंडस नदी है। ओके, ये इंडस नदी जा रही है। इंडस में सबसे बड़ी जो नदी आके मिल रही है वो ये इधर की साइड में सतलज नदी हो गई। सतलज में आकर के एक नदी मिल रही है ब्यास, ठीक है। ऊपर से झेलम नदी से बात कर रहे हैं, झेलम, झेलम के पास में कश्मीर से श्रीनगर शहर है, झेलम नदी आके मिल रही है चिनाब में, ये चिनाब नदी है, ये जो चल रही है चिनाब, और चिनाब आके मिल रही है रावी नदी में, ये रावी नदी है, एंड रावी नदी जाके मिल रही है सतलज में, और सतलज जाके मिल रही है अपनी सिंधस नदी में। ओके, तो ये अपने सिंधु नदी का तंत्र हुआ, ये गंगा नदी का तंत्र। ये बेतवा नदी है, बेतवा नदी गंगा नदी की सहायक है, वो गंगा नदी नहीं यमुना नदी की सहायक है, और गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है यमुना नदी। और ये सोन नदी है, सोन नदी गंगा नदी की नीचे की साइड से आने वाली सहायक है। ऊपर से मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है, सरयू, गंडक और कोसी नदियाँ बताई थी। उसके अलावा ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये पूरे की पूरी ब्रह्मपुत्र नदी, और ये इधर के आकर मिल रही है। ऊपर शायद इसमें तीस्ता नदी आ रही है और यहाँ से मानस नदी आ रही है, ये बराक नदी है, ये वाली बराक नदी है। अभी जो नदी बताई है आपको इस साइड में, ये बताइए मैंने आपको नर्मदा, उसके बाद में दूसरी है ताप्ती नदी, उसके बाद में गोदावरी नदी, ये आपको बताई थी गोदावरी नदी। ओके, ठीक है, उसके बाद में कृष्णा नदी बताई थी, कृष्णा इस तरीके से। कृष्णा की दो सहायक नदियाँ, ये तुंगभद्रा और ऊपर से जो आ रही है वो भीमा। उसके अलावा मैंने आपको बताया कृष्णा तुंग पे पेन्नार, ये कौन सी है, पेन्नार नदी, और ये अपनी लास्ट में कावेरी नदी। ओके, ये कावेरी नदी। तो इसमें सबसे लंबी कौन सी हो गई, गंगा नदी। उसके बाद में दूसरे नंबर पे साउथ की जो सबसे लंबी हो जाएगी वो गोदावरी। वैसे दूसरे नंबर पे गोदावरी आ रही है, और लेकिन साउथ की भी दूसरे नंबर पे कौन सी हो जाएगी, साउथ की तो पहले नंबर पे होगी गोदावरी,
तो ये पहले नंबर पे साउथ की। और साउथ की गंगा किसे बोला जाता है? कावेरी को। साउथ की गंगा किसे बोला जाता है? साउथ की गंगा। एंड साउथ की सबसे लंबी नदी कौन सी हो गई? गोदावरी। ओके। भारत की सबसे लंबी कौन सी हो गई? गंगा। साउथ की सबसे लंबी नदी कौन सी हो गई? गोदावरी। एंड साउथ की गंगा कौन सी हो गई? कावेरी। ओके। अब बात करते हैं नदियों के किनारे प्रमुख शहर। देखो ऐसे तो पूरी पूरी लिस्ट बनी हुई है यहाँ पे, 66 66 जो है सिटी हैं, लेकिन उनमें से जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है मैंने इसमें हाईलाइट किया हुआ है। एक एक करके मैं आपको नाम बोल देता हूँ, याद आपको ही करना है। ओके। पहले बात करते हैं विजयवाड़ा। विजयवाड़ा जो है वो कृष्णा नदी के किनारे है, आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर। ओके। गुवाहाटी, गुवाहाटी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, असम में। ओके। अहमदाबाद साबरमती के किनारे है और गुजरात में। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है, जम्मू कश्मीर में है। ओके। उसके बाद में आगे चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट है उसमें उज्जैन जो है वो शिप्रा नदी के किनारे है, एमपी में। ग्वालियर जो है वो चंबल नदी के किनारे है, एमपी में। जबलपुर जो है नर्मदा नदी के किनारे है, एमपी में। नासिक, नासिक गोदावरी नदी के किनारे है, महाराष्ट्र में। राउरकेला जो है ब्राह्मणी नदी के किनारे है और उड़ीसा में है, क्योंकि राउरकेला इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहाँ पे उद्योग धंधे हैं बहुत सारे। ठीक है। उसके बाद में कड़क, कटक, कटक जो है वो उड़ीसा में आता है और महानदी के किनारे है, महानदी के किनारे कटक है। ओके। फिरोजपुर जो है वो सतलज किनारे है और पंजाब में। कोटा चंबल नदी के किनारे है, राजस्थान में। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे है, तमिलनाडु में। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, तेलंगाना में आता है अभी। ओके। हरिद्वार सब जानते हैं गंगा नदी के किनारे है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, यूपी में। उसके अलावा कन्नौज जो है वो गंगा नदी के किनारे है, यूपी में। इटावा यूपी में ही है और यमुना नदी के किनारे। मथुरा सब जानते हैं यमुना नदी के किनारे है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है और कोलकाता हुगली नदी के किनारे है, जो कि अपनी गंगा नदी की वितरिका है। ओके। अब बात करते हैं डैम। डैम यानी बांधों की। देखो बांध क्यों बनाए जाते हैं? जैसे कि ये नदी बह रही है तो इस नदी का पानी नॉर्मली तो सीधा सीधा जाके अपना समुद्र में जाके मिलना है, लेकिन इसका यूज करना है तो यहाँ पे कुछ एक तरीके से आप स्टॉपेज लगा दीजिए, पूरा का पूरा एक दीवार खड़ी कर दीजिए। तो इसका जो पानी है वो पीछे की साइड में, इधर की साइड में पहाड़ होने चाहिए नॉर्मली, ताकि वो पूरा का पूरा रिजर्वोयर बन जाए। यहाँ जलाशय बन जाता है पीछे की साइड में और पानी का भंडारण किया जा सकता है और उसका उपयोग किया जा सकता है, पीने में किया जा सकता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक यानी बिजली बनाने में किया जा सकता है, सिंचाई में उपयोग किया जा सकता है। तो इसलिए बांध बनाए जाते हैं। बांधों को अपने जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने बोला था कि बांध आधुनिक भारत के मंदिर हैं। ओके। तो यहाँ पे जलाशय बन जाता है और ये एक तरीके से बांध तो बनता ही है, बांध के पीछे भी एक झील बन जाती है, रिजर्वोयर बन जाता है। तो जो 5 इंपॉर्टेंट बांध हैं उनके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं टेहरी बांध के बारे में। टेहरी बांध जो है वो भारत का सबसे ऊंचा बांध है, टेहरी बांध। अभी मैं आपको नदी आएंगी नीचे की साइड में, उनमें आपको बता दूंगा। टेहरी बांध की जो ऊंचाई है वो 260 मीटर है। ओके। उसके बाद में आता है भाखड़ा नागन बांध। ठीक है। भाखड़ा अलग है और नागल दोनों ही थोड़ी थोड़ी दूरी पे हैं और इनकी ऊंचाई जो है भाखड़ा की वो 226 मीटर है। ओके। दूसरे नंबर पे आता है ऊंचाई के मामले में। अब बात करते हैं सरदार सरोवर बांध। ठीक है। ये नर्मदा नदी पे बना हुआ है और गुजरात में बना हुआ है। ओके। उसके बाद में हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है वो लॉन्गेस्ट है, लंबाई जो है वो सबसे ज्यादा है। देखो बांध की 3 तरीके से हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा अपना ऊंचाई के हिसाब से, ऊंचाई में सबसे ऊंचा कौन सा हो गया? टेहरी बांध। एक हो जाएगा लंबाई के हिसाब से, लंबाई में सबसे लंबा बांध कौन सा हो जाएगा? हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा में है, महानदी पर। उड़ीसा में महानदी पर, जिसकी लंबाई है 26 किलोमीटर। और एक हो जाएगा क्षमता के हिसाब से, सबसे ज्यादा क्षमता, यानी ये जो पीछे की साइड में रिजर्वोयर बना है जिसमें सबसे ज्यादा पानी ग्रहण करने की क्षमता हो, तो वो हो जाता है नागार्जुन सागर बांध। इसकी सर्वाधिक क्षमता है, क्षमता कितनी है? 53 लाख एकड़ फीट। याद करना है, नहीं करना है? ओके। कृष्णा नदी पर है और ये तेलंगाना में। ओके। अब एक एक करके नदी तंत्र देखते चलिए। बाकी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ लिंक मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लेना और आप खुद से देखना एक एक इमेज को, देन इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। पूरा का पूरा आराम से एक एक इमेज पे 5-5 मिनट देना। आप इस तरीके से रट जाओगे इन सारी चीज़ों को कि बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इतने अच्छे इमेज हैं, ये इंटरनेट से मैंने उठाए हुए हैं कहीं ना कहीं से। तो आप इनको देखना और यूज करना। ओके। सबसे पहले बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र की। देखिए सिंधु नदी की सहायक नदियों के बारे में। इधर की साइड में पाकिस्तान में 2 नदियां सहायक नदियां हैं, काबुल नदी और कुर्रम नदी, ये पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। भारत की साइड से निकलने वाली सबसे इंपॉर्टेंट सतलज नदी है। सतलज नदी में आकर के कौन सी नदी मिल रही है? ब्यास नदी। ठीक है। इधर की साइड में एक चिनाब नदी है और चिनाब जो आके मिल रही है सतलज में, और चिनाब की दूसरी सहायक नदी है रावी। और झेलम सीधा जाके मिल रही है अपना, झेलम जो है वो झेलम जो है चिनाब में मिल रही है। यहाँ पे मैंने इसमें गड़बड़ लगाया हुआ है, झेलम सीधा नहीं है, झेलम मिल रही है जाके चिनाब में।
1 सेकंड में इसे क्लियर कर देता हूँ। झेलम जो है वो चिनाब में जा करके मिल रही है। ओके, ये इस तरीके से। हाँ, अब ये देख लीजिए, ये सिंधु नदी है आपकी, ये निकल के जा रही है एंड ये पहुंची हुई और ये पाकिस्तान में एंटर करते हुए पहुंच गई। ओके, बात करते हैं सतलज नदी। सतलज नदी तिब्बत से निकल रही है एंड ये चलती जा रही है सतलज नदी, और ये अपने पाकिस्तान में जाके एंटर कर रही है। देखो, अब यहाँ सतलज नदी पे दो इम्पोर्टेंट बांध हैं, ठीक है। एक तो है भाखड़ा यहाँ पे, और उससे थोड़ा सा आगे ही है नागल बांध, ठीक है, भाखड़ा और नागल। तो ये इंपॉर्टेंट है, भाखड़ा नागल बांध, और इनके पीछे जो सागर बन जाता है, रिजर्वोयर बन जाता है भाखड़ा के पीछे, उसे बोलते हैं गोविंद सागर बांध, गोविंद सागर रिजर्वोयर। रिजर्वोयर यानी जलाशय, जहाँ पे जल का भंडार होता है। ओके, तो ये सारी की सारी नदियां आपको दिख रही होंगी। इनमें जो जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूँ। ये चेनाब नदी आपको दिख रही है, चेनाब यहाँ आके ये मिल रही है सतलज में, ठीक है, सतलज ये जा रही है, सतलज में आके मिल जाती है। चेनाब नदी पे 3 इंपॉर्टेंट डैम प्लांट चल रहे हैं। एक दुलस्ती, दूसरा है बालीहार, ये दुलस्ती पहले नंबर पे, दुलस्ती, दूसरा हुआ बागलीहार डैम, और तीसरा हुआ सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, ठीक है। तो 3 है, ये आप याद कर लेना। पाकिस्तान में झेलम नदी पर एक इम्पोर्टेंट जो डैम है वो मांगला डैम है। ओके, तो ये अपना सिंधु नदी तंत्र हुआ। अब करते हैं गंगा नदी तंत्र की बाद में, ठीक है। गंगा नदी के ऊपर से जो सहायक नदियां हैं, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी है। नीचे की साइड से यमुना आती है, सोन आती है। यमुना की सहायक नदी चंबल, सिंध, बेतवा और केन। इधर की साइड में सोन की सहायक नदी है रेहान और नॉर्थ कोयल, ठीक है। देख लीजिए आप अपनी साइड में। देखो, मैं अभी तो आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूँ तो समझ में आप समझ सकते हो, तो देखिए एक एक करके देखते हैं क्या क्या समझ में आता है। ओके, देखो, यहाँ से एक नदी निकलती है धौली गंगा, ठीक है। धौली गंगा से आगे यहाँ पे एक जगह है, जगह का नाम है विष्णु प्रयाग। ओके, धौली गंगा इधर मुड़ गई। इधर से आती है नंदाकनी नदी, ये नंदाकनी नदी आ गई। ओके, नंदाकनी नदी और धौली गंगा नदी आके मिल गई है नंद प्रयाग में। कहाँ पे आके मिल गई है? नंद प्रयाग में। ओके, ये नंद प्रयाग में आके चल के नदी आगे चल रही है। और इधर से एक नदी आ रही है पिंडार नदी, ये उत्तराखंड में चल रहा है सब कुछ, यूके में उत्तराखंड में चल रहा है। ये नदी आ रही है पिंडार नदी, और यहाँ पे कर्ण प्रयाग है। कौन सा प्रयाग है? कर्ण प्रयाग। यहाँ पे आके मिल गई हैं ये नदियाँ, पिंडार और नंदाकिनी नदी। अब यहाँ पे इनका नाम चेंज हो जाता है, नाम हो जाता है अलकनंदा, ठीक है। यहाँ पे आके इस साइड में एक नदी आके मिल जाती है मंदाकिनी नदी। ये पिंडार में मंदाकिनी नदी मिल जाती है, तो इसका नाम क्या हो गया? अलकनंदा। अब हुआ है अलकनंदा नाम, कहाँ पे हुआ है? रुद्रप्रयाग पे। रुद्रप्रयाग के बाद में अलकनंदा चलती है, अलकनंदा चलती हुई और ये जगह जो है वो देवप्रयाग है। कौन सी जगह है यहाँ पे? देवप्रयाग। ये जो जगह है वह देवप्रयाग है। एक अलकनंदा ये नदी इधर की साइड से आ रही है, ठीक है, और ऊपर की साइड से एक नदी आ रही है जिसका नाम है भागीरथी नदी। क्या नाम है? भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी नदी, ये दोनों नदियां जो हैं आकर के मिल रही हैं यहाँ पे। ये अलकनंदा और ऊपर की साइड से भागीरथी कहाँ पे आके मिल रही है? देवप्रयाग में, ठीक है। और यहाँ पे इस नदी का नाम क्या हो जाता है? गंगा नदी। कहाँ पे हो रहा है ये नाम? देवप्रयाग पर आकर के इसका नाम हो रहा है भागीरथी। ओके, अब ये जो भागीरथी नदी मैंने वो देवप्रयाग पे आकर के इसका नाम गंगा हो रहा है, क्योंकि भागीरथी और अलकनंदा आके मिल रही है। अब ये जो भागीरथी नदी मैंने यहाँ से बताई है आपको, इस भागीरथी नदी पर यहाँ पे एक डैम बना हुआ है। भागीरथी नदी पर डैम बना हुआ है उत्तराखंड में, और इस डैम का नाम है टेहरी बांध, टेहरी डैम। और ये सबसे ऊंचा डैम है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। ओके, इस तरीके से मैंने ये गंगा का जो इनिशियल कंडीशन थी वो आपको बता दी। ओके, आगे चलते हैं अभी हम। गंगा नदी की दूसरी सहायक नदी जो मैंने आपको बताई थी यमुना नदी, ये आ रही यमुना नदी। पेन चेंज कर देता हूँ मैं। ओके, ये यमुना नदी आ रही है। यमुना नदी आकर के यूपी में चलती है, और ये कहाँ जाके मिल रही है? इलाहाबाद में जाकर के किस में मिल गई? गंगा नदी में जाकर के मिल गई। ओके, अब गंगा नदी की और अन्य सहायक नदी एक सोन नदी है। सोन नदी ये रही, सोन सोन ये रही सोन नदी। ओके, ऊपर से कौन कौन सी नदी आ रही है? एक आ रही है रामगंगा नदी। इस रामगंगा नदी पे कौन सा डैम बना हुआ है? रामगंगा डैम बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है? उत्तराखंड में बना हुआ है। रामगंगा के बाद में दूसरी एक और नदी इधर की साइड में आप देखिए, ये नदी आ रही है गोमती नदी। गोमती नदी के किनारे लखनऊ शहर भी बसा हुआ है, और गोमती नदी गंगा की सहायक नदी है ऊपर की साइड से। उसके बाद में एक नदी आ रही है जिसका नाम है घाघरा, ठीक है, यूपी में बहती हुई, और यहाँ पे आके गंगा नदी में मिल रही है घाघरा नदी। ये भी गंगा की सहायक नदी हो गई। एक नदी आ रही है गंडक, और एक आ रही है कोसी। ओके, ये ऊपर की साइड में हो गई रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये ऊपर से सहायक नदियां हो गई। नीचे से सहायक नदियां कौन सी बताई थी? यमुना,
सोन, ये 2 सहायक नदियां बताई थी। अब यमुना की सहायक नदियां देखते हैं। ये नदी आ रही है चंबल नदी, ठीक है। यहाँ पे एक बांध बनता है एमपी में गांधी सागर, उसके बाद में अपने राजस्थान में एंटर करते ही बनता है राणा प्रताप सागर। बाकी तो मैं बता चुका हूँ, जवाहर सागर और कोटा बैराज। उसके बाद में ये नदी चलती है और नदी जाके यमुना नदी में मिल जाती है टावा के पास में, ओके। इस नदी की सहायक नदियां हैं बनास वगैरह, पर वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना नहीं देख रहे हैं उनके बारे में, ओके। उसके बाद में एक सिंध नदी आती है, एंड इस तरीके से यहाँ पे अटल सागर रिजर्वॉयर यहाँ बना हुआ है, एंड उसके बाद में ये यमुना नदी में जाके मिल जाती है। एक नदी आ रही है बेतवा, बेतवा भी यमुना की सहायक नदी है। और उसके बाद में एक नदी आ रही है केन, केन भी यमुना की सहायक नदी है। तो कौन कौन सी 4 यमुना की सहायक नदी हमने देखी? चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ये किसकी हुई है? यमुना की हुई है, गंगा की नहीं है। यमुना है वो गंगा की सहायक नदी है। तो ये अपना गंगा तंत्र कंप्लीट हुआ, ओके। इसमें आप देख लीजिए, ये रिहांद नदी है, ये सोन की सहायक नदी है, इस पे रिहांद डैम बना हुआ है। और सोन की दूसरी सहायक नदी जो है वो नॉर्थ कोयल है, और इस पे भी नॉर्थ कोयल नाम से एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, ओके। तो ये बहुत सारे डैम बने हुए हैं। रामगंगा नदी पे रामगंगा डैम बना हुआ है। गांधी सागर डैम जो है अपनी चंबल नदी पे, राणा प्रताप सागर डैम जो है चंबल नदी पे बना हुआ है। अच्छा, अब चलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की तरफ, ओके। अब ब्रह्मपुत्र नदी पे चलते हैं। देखो, ब्रह्मपुत्र नदी पर ऊपर की साइड से ये 4-5 इंपॉर्टेंट नदियां आती हैं, तीस्ता, रैडक, मानस, धनश्री और सुबनश्री। नीचे की साइड से आती हैं देवांग, लोहित, धनश्री और कोपली, ये नीचे की साइड से आने वाली नदियां हैं। और तीस्ता की एक सहायक नदी है वो रंगित नदी है। देख लीजिए ब्रह्मपुत्र नदी का। ब्रह्मपुत्र नदी इंडिया में एंटर की, इंडिया में एंटर करने के बाद में अरुणाचल प्रदेश से एंटर करने के बाद असम में जाएगी, असम से निकलने के बाद में ये अपना असम में चल रही है, असम में असम असम असम, उसके बाद में बांग्लादेश में एंटर कर गई, और वो बांग्लादेश में गंगा नदी जिसे पद्मा बोला जाता है वहां पे जाके उनसे मिल गई, ओके। अब इसकी कुछ सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट सहायक नदी है। देखो, एक नदी आ रही है इधर की साइड से, ये नदी ये है, ये नाम है लोहित, इंपॉर्टेंट है। लोहित किसकी सहायक नदी हो गई? लोहित सहायक नदी हो गई अपनी ब्रह्मपुत्र नदी की। इस लोहित नदी की एक सहायक नदी है, उसका नाम है देवांग, ये यहाँ पे आके मिल जाती है, इसका नाम हो गया देवांग, ओके। लोहित और देवांग ये अरुणाचल प्रदेश में से बहते हुए असम में आने पर कहाँ मिल जाती हैं? यमुना ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती हैं, ओके। इसकी साइड, नीचे की साइड में एक इंपॉर्टेंट नदी है, नीचे की सहायक धनश्री है उसका नाम। दूसरी इंपॉर्टेंट है जो गुवाहाटी के आसपास में मिलती है, कोपली नदी है। अब ऊपर से देखते हैं, ऊपर से इंपॉर्टेंट नदियों में सबसे पहले सुबनश्री नदी है। सुबनश्री पे सुबनश्री डैम बना हुआ है इस तरीके से। सुबनश्री एक हुई सुबनश्री नदी, दूसरी हुई कमेंग नदी, उसके बाद तीसरी हुई धनस नदी, चौथी हुई मानस नदी। ये मानस भूटान से होते हुए यहाँ पे आगे मिल जाती है, बाकी अन्य सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद में एक रैडक नदी सहायक हुई, और उसके बाद में एक नदी हुई तीस्ता। तीस्ता इस तरीके से आ रही है पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में होते हुए मिल जाती है। और तीस्ता की एक सहायक नदी है वो रंगीत। क्यों रंगीत इंपॉर्टेंट क्यों है? रंगीत नदी पे रंगीत डैम बना हुआ है, और रंगीत जो नदी है वो सिक्किम से ओरिजिनेट हो रही है। अच्छा, पूछा जाता है सिक्किम से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो तीस्ता और रंगीत। अच्छा, कौन कौन सी नदियां जो भूटान से होकर आ रही हैं? रैडक नदी और अपनी मानस नदी और धनश्री नदी, ये 3 नदियां जो हैं वो निकल के आ रही हैं भूटान से, ओके। इस तरीके से ये अपने ब्रह्मपुत्र नदी हुई, ओके। अब बात करते हैं दामोदर नदी के बारे में। आप अपनी स्क्रीन पर देखते चलिए, मैं पूरी स्क्रीन पर अभी यही लगाया हुआ है, ठीक है। दामोदर नदी, देखिए दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकल रही है, और छोटा नागपुर के पठार झारखंड से बहते हुए इधर की साइड में यहाँ पे एक डैम बनता है पंचेत डैम, और जाकर के जो गंगा की दूसरी जो वितरिका थी हुगली में जाकर के मिल जाती है, और यहाँ पे अपना पश्चिम बंगाल जो बंगाल सागर है वहाँ पे उसका पानी चला जाता है, ओके। तो ये हो गई दामोदर नदी। कहाँ से निकल रही है? छोटा नागपुर पठार से निकल रही है, हुगली नदी में मिल जाती है। हुगली नदी पानी जो है वो कहाँ छोड़ देता है? बंगाल सागर में छोड़ देता है। तो झारखंड और वेस्ट बंगाल दो इसके लिए इंपॉर्टेंट पहले से हो गए। बाकी इन पे कुछ एक सहायक नदियां हैं, बराकर, जमुनिया, साली, ये आपको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद मत रखना। अच्छा, लूनी नदी, लूनी की सहायक नदी आपको पता ही होगा, जोजली, लिल्ली, बांडी, सोकड़ी, जवाई, सागी, ये इंपॉर्टेंट नदियां हैं। लूनी निकल कहाँ से रही है? अपने राजस्थान में अजमेर से निकलती है। आपको पता होगा नागबाड़ियों से निकलती है अजमेर में, अरावली पर्वतमाला से निकलने के बाद में वो इस तरीके से अपने राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में बहती हुई पश्चिमी राजस्थान में बह रही है, और इधर की साइड में रन ऑफ कच्छ में जाके खत्म हो जाती है, ओके। रन ऑफ कच्छ में, ये गुजरात का हिस्सा है, रन ऑफ कच्छ यहाँ दलदली भूमि है, ओके। इसकी सहायक नदियां हैं जोजड़ी, लिरली, ये आपको मैं बता चुका हूँ, जोजड़ी, लिरली और सुगड़ी, ये अपना ज़्यादा याद नहीं रखना है, ओके। इसमें जवाई जवाई बांध जो है वो जवाई नदी पर वो इंपॉर्टेंट है, जवाई बांध, ठीक है। आगे चलते हैं, कहाँ पे खत्म हो रहा है इसका मुहाना? कहाँ पे? रन ऑफ कच्छ गुजरात में, ओके। अगली इंपॉर्टेंट नदी नर्मदा नदी।
नर्मदा नदी। इसका देखना, याद रखना, आपको पीडीएफ जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना और 5-5 मिनट हर इमेज पे निकालना। अब एक बार ये पूरा जो पीडीएफ है कंप्लीट कर लोगे ना, उसके बाद में आपको शायद कभी नदियों को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें सारा कुछ कवर कराया हुआ है मैंने। ओके, देखिए कहाँ से निकल रही है, अमरकंटक से निकल रही है। अमरकंटक एमपी से निकल रही है और इस तरीके से पूरे एमपी में बहते हुए, ठीक है, एमपी में बहते हुए और जा रही है कहाँ पे, ये अपना क्षेत्र कौन सा हो गया, अरब सागर, ठीक है। इसे खंबात की खाड़ी भी बोलते हैं, खंबात की खाड़ी। ओके, तो अरब सागर में जाकर के ये मिल रही है। आगे चलते हैं, इस पे कुछ एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक सहायक नदी है, तवा नदी है, गिंजल नदी है, शक्कर नदी है, कोलार है, हेरान है, ओरसांग, ये आपको याद नहीं रखनी है। बट इस नदी पर जो कुछ एक डैम बने हुए हैं वो इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे देखो, यहाँ पे सरदार सरोवर बांध बना हुआ है, किस नदी पे बना हुआ है, नर्मदा नदी पे। ओके, उसके अलावा यहाँ पे ओमकारेश्वर डैम बना हुआ है इस जगह पे। उससे पहले इंदिरा सागर डैम बना हुआ है। इंदिरा सागर और ओमकारेश्वर ये दोनों एमपी के अंदर हैं और सरदार सरोवर जो है वो गुजरात के अंदर है। ओके, आगे चलते हैं अगली नदी की तरफ, साबरमती नदी। साबरमती का नाम तो सुना होगा, साबरमती के संत तो ने कर दिया कमाल। ओके, सोर्स देखते हैं अपने उदयपुर में अरावली पर्वतमालाओं से ये नदी निकलती है और ये निकलने के बाद में सीधी चलती है गुजरात में यहाँ पे धरोई डैम है, धरोई बांध है। ओके, धरोई डैम है। उसके बाद में ये जाती है गांधीनगर के पास में होते हुए और ये अपना सीधा का सीधा गल्फ ऑफ खंबात में जाके पानी को छोड़ देती है माउथ में। ओके, इसकी कुछ एक सहायक नदियां हैं, वो आप याद देख लेना, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। वो आप स्टॉप करके या आप पीडीएफ डाउनलोड करके आराम से एक एक डैम को देख लेना। इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है इतने ज़्यादा डैम, लेकिन फिर भी आप देख लेना। ओके, उसके बाद चलते हैं महानदी पे। महानदी रिवर बोलेंगे। ओके, महानदी जो निकल रही है वो दंडकारण्य हिल्स हैं अपने यहाँ छत्तीसगढ़ में, वहां से निकल रही है और निकलते ही उस पर 2 डैम बने हुए हैं। निकलने के बाद में 2 डैम बने हुए हैं, एक तो दुधवा डैम है और उसके बाद में एक है गैंगरेल डैम। ओके, और ये निकल रही है, निकलने के बाद में इस तरीके से यहाँ आने के बाद में एक डैम बना हुआ है, हीराकुंड डैम। ओके, हीराकुंड इधर के बाद में फिर महानदी जा रही है और उड़ीसा में होते हुए कहाँ पहुंच रही है, अपना पानी कहाँ छोड़ रही है, अपना बंगाल सागर में। देखिए यहाँ पे इसकी एक वितरिका है दया, ये DAY है, आपको दिख रही हो। और ये दया पानी कहाँ पे छोड़ रही है, आपको दिख रहा है, चिल्का लेक में। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी झील मानी जाती है, लेकिन ये समुद्र से टच है ना, तो इसे लेगून झील कहा जाता है। लेगून झील मतलब जिसका पानी समुद्र से टच होता है। देखो नदी एक्चुअली में कैसी है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक सेकंड, हाँ, ये जो झील है, इस झील की खास बात क्या है, ओरिजिनली तो ये झील इस तरीके से है और इस तरीके से ये पूरा बीच में से छोटा सा हिस्सा, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा, इसे जूम आउट कर देता हूँ। ये छोटा सा हिस्सा जो है वो क्या है कि समुद्र से टच है, थोड़ा सा हिस्सा है, तो समुद्र का पानी भी इसके अंदर आ जाता है। और इधर की साइड से दया नदी जो महानदी की वितरिका है वो भी इसमें पानी छोड़ रही है। दूसरी भी है कोई भार्गवी नदी, ये भी इसी में पानी छोड़ रही है। तो ये लेगून नदी है, ठीक है, लेगून नदी जो समुद्र के साथ में टच होती है। ओके, यहाँ से जैसे टच हो रही है। ओके, अब चलते हैं आगे अगली नदी की तरफ। अगली नदी है, इसकी कुछ सहायक नदियां आप देख सकते हैं। तेल नदी इसकी सहायक नदी है। हीराकुंड डैम में आपको स्पेशल बात बता ही चुका हूँ इसके बारे में। आगे चलते हैं बराक नदी। ओके, बराक नदी जो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, ये पूर्वोत्तर राज्यों की सबसे इंपॉर्टेंट नदी है। जैसे मणिपुर से निकलती है, मणिपुर की पहाड़ियाँ हैं, मणिपुर में सेनापति डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से ये निकल रही है, इस साइड में मणिपुर में बह रही है। इसमें कोई दूसरी नदी या दूसरी नदी सहायक मिल रही है यहाँ पे, उसके बाद में ये मुड़ रही है और असम में जा रही है। और असम के बाद में ये असम से सीधा निकल के ये बांग्लादेश में जाती है। और जो गंगा नदी मैंने बताई थी बांग्लादेश में, या मेघना नदी उसे बोला जा रहा है यहाँ पे, उसकी एक वितरिका है पद्मा और मेघना इस तरीके से। तो यहाँ मेघना नदी में जाकर के मिल जाती है। ये बराक नदी है, ये इंपॉर्टेंट है, मणिपुर में और अपने असम में बह रही, मणिपुर में, और इसका छोटा सा हिस्सा मिजोरम में भी है। ओके, त्रिपुरा में नहीं है इसका हिस्सा, मणिपुर, मिजोरम और असम में बहने वाली है बराक नदी। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्वोत्तर राज्यों की एक इंपॉर्टेंट। उसके बाद करते हैं हम महादाई नदी। देखो ये छोटी सी नदी है, लेकिन 2 राज्यों के बीच इसमें विवाद चलता रहता है, कर्नाटक और गोवा में, तो ये इंपॉर्टेंट नदी हो जाती है। ठीक है, भीमगढ़ से निकल रही है, भीमगढ़ से निकलने के बाद में ये गोवा में एंटर कर रही है। गोवा में इसका नाम मांडवी नदी हो जाता है और अरब सागर में अपना पानी छोड़ देती है। इधर की साइड में एक मलप्रभा नदी आपको दिख रही होगी, मलप्रभा नदी। अब क्या है, कर्नाटक वाले चाहते हैं कि इसका जो पानी है महादाई नदी का, कुछ एक प्रोजेक्ट के थ्रू इस मलप्रभा नदी में मिला दिया जाए, लेकिन उस पर विवाद चलता रहता है गोवा और कर्नाटक के बीच में। ओके, महादाई के बाद में हम
हम चलते हैं बैतरणी नदी। बैतरणी नदी मैंने आपको बताया था कि इम्पोर्टेंट नदी है, उड़ीसा की है। ये यहाँ से निकल रही है गुप्त गंगा हिल्स से, गुप्त गंगा की पहाड़ियाँ से, केंजोर डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में, वहाँ से निकल रही है। इस तरीके से घूमते घामते और जाके मिला रही है अपना पानी, कहाँ पे छोड़ रही है, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, तो धामरा पोर्ट के पास में ये छोड़ रही है, बे ऑफ बंगाल में। तो इस पे कुछ एक सहायक नदियां हैं, वो आप देख लेना आराम से। ओके, आगे चलते हैं। साउथ की जो सबसे इंपॉर्टेंट नदी है गोदावरी नदी, साउथ की सबसे लंबी नदी जो मैंने आपको बताई थी। निकल कहाँ से रही है, महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर नामक जगह से। त्र्यंबकेश्वर से निकलने के बाद इस पे एक सबसे पहले आ जाता है गंगापुर डैम, उसके बाद में चल रही है, फिर उस पर दूसरा डैम आ गया जायकवाड़ी डैम, उसी नदी पे गोदावरी पे। उसके बाद में चल रही है, चलती चलती यहाँ पे अगला डैम आ गया श्री राम सागर डैम। उसके बाद में ये जा रही है एंड ये पहुंच गई है अपना बंगाल खाड़ी में। ओके, तो ये अपनी गोदावरी नदी हो गई। इसकी कुछ एक इंपॉर्टेंट सहायक नदियों के अगर नाम को याद करने हैं तो याद कर सकते हैं। देखो, एक तो मंजीरा नदी है, मंजीरा इसकी सहायक नदी है। एक है बेनगंगा नदी है, एक है इंद्रावती नदी है। ठीक है, ये 3-4 इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा तो बहुत सारी आपको दिख रही होंगी, पूर्णा नदी दिख रही होगी, बरडा नदी दिख रही होगी, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इतना याद रखना कि साउथ में सबसे जो लंबी नदी है वो गोदावरी नदी। उसके बाद में अगला चलते हैं कृष्णा नदी, जिसपे विवाद चलता रहता है। कृष्णा नदी, ये कृष्णा नदी नियर जोर विलेज महाराष्ट्र से निकलती है। महाराष्ट्र में कोई जोर विलेज है, वहां से निकल रही है एंड ये निकलने के बाद में महाराष्ट्र के बाद में कहाँ एंटर किया इसने, कर्नाटक में एंटर किया। कर्नाटक में एंटर करने के बाद में ये चलती गई और यहाँ पे जुराला रिजर्वायर बना हुआ है। उसके बाद में आगे जा रही है, कोई डैम बने हुए हैं 2-3। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट डैम बना हुआ है ये कृष्णा नदी पे बना हुआ है, नागार्जुन सागर डैम। ओके, नागार्जुन डैम बना हुआ है। उसके बाद में ये जा रही है एंड ये कहाँ जाके गिर रही है, अपने बे ऑफ बंगाल में जाके गिर रही है। जगह का नाम है हमसला देवी, इस तरीके से नाम है कुछ जगह का, बट वो आपको याद नहीं रखना है। ओके, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात रही वो नागार्जुन सागर डैम की बात रही, क्योंकि इसकी जो सर्वाधिक क्षमता है, सर्वाधिक 97 लाख एकड़ फीट के आसपास क्षमता है इसकी। ओके, इसकी कुछ एक सहायक नदियां आप ध्यान कर सकते हैं तो कर लीजिए। एक नदी है तुंगभद्रा। ओके, एक नदी है मूसी नदी, जिसके किनारे हैदराबाद शहर बसा हुआ है। ओके, उसके अलावा और देख लीजिए, एक नदी है नीरा नदी, या नीरा नदी है। ओके, भीमा नदी है, एक इंपॉर्टेंट नदी है भीमा, ये आ रही है जो ये वाली भीमा नदी, मैंने पहले ही बताया था। भीमा नदी, तुंगभद्रा नदी और मूसी, ये 3 तो आप याद ही कर सकते हो। उसके बाद अगला चलते हैं अपने कावेरी नदी पर। ओके, ये कावेरी नदी ताल कावेरी नामक जगह से निकल रही है कर्नाटक में। कर्नाटक के बाद में यहाँ पे इस पे कृष्ण राजा सागर डैम बना हुआ है। उसके बाद में ये आगे चलती है और यहाँ पे मेघदातु प्रोजेक्ट अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसका, मेघदातु नाम से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेघदातु, और ये कहाँ पे है, कर्नाटक के अंदर है। ओके, फिर यहाँ पे बॉर्डर बना रही है एंड बॉर्डर बनाने के बाद में ये एंटर कर गई है अपने तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एंटर करने के बाद में ये इधर की साइड में बे ऑफ बंगाल में जाके अपना पानी छोड़ रही है। तो इसकी इंपॉर्टेंट सहायक नदी हो गई, एक है काबनी नदी, एक है भवानी नदी, एक है अमरावती नदी। और ऊपर की साइड में 2-3 इंपॉर्टेंट सहायक नदी है, सीमसा नदी है, उसके बाद में अर्कावती नदी है। अब ये रेड में जो आप देख रहे हैं वो डैम है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कृष्णराज सागर, ये अपनी कावेरी नदी पे कर्नाटक में बना हुआ है। और मेघदातु जो प्रोजेक्ट है ये जो है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये अपने कर्नाटक में है। और कावेरी नदी पे सबसे ज्यादा विवाद चलते रहते हैं। ओके, कावेरी नदी का दोबारा से देख लीजिए, इसकी सहायक नदियां ऊपर से साइड में आ रही हैं, हेमवती, सिमसा एंड अर्कावती। नीचे की साइड में से लक्ष्मण तीर्थ, कावनी, भावनी और अमरावती। लक्ष्मण तीर्थ ये वाली नदी लक्ष्मण तीर्थ है। उसके बाद में कावनी, उसके बाद में भावनी ये वाली, एंड देन अमरावती। ओके, अब आगे चलते हैं। अब ये नदी सुवर्णरेखा नदी, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, रांची के पास में झारखंड से निकल रही है। और ये अपना सुवर्णरेखा नदी अपना कौन कौन से राज्यों से बह रही है, झारखंड के बाद में वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, ये यहाँ पे उड़ीसा में जाके बे ऑफ बंगाल में अपना पानी छोड़ रही है। इसकी सहायक नदियाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं ताप्ती नदी की। ओके, तापी नदी या ताप्ती नदी यहाँ से निकल रही है, मुल्ताई बैतूल डिस्ट्रिक्ट है अपना एमपी के अंदर, वहाँ से निकल रही है। ओके, एंड ये अपना पानी जो है वो अरब सागर में छोड़ रही है। तो यहाँ पे 2 डैम बने हुए हैं, एक हंटूर डैम है और उस पर ओकाई डैम है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, अब देख लीजिए एक दोबारा से पूरा मैप देख लीजिए। नदियों की बात चल रही है तो एक बार फिर से दोबारा से आपको बता देता हूँ मैप में। ये पूरा सिस्टम जो बताया था मैंने, इंडस नदी तंत्र बताया था, ये वाला जो तंत्र बताया था मैंने, गंगा नदी तंत्र बताया था, ये वाला जो तंत्र बताया था मैंने अपना ब्रह्मपुत्र
इधर की साइड में एक बराक अलग से नदी बताई थी। ओके, और जब ये गंगा नदी अपना पानी जब छोड़ने वाली होती है तो दो तीन पत्रिकाओं में बढ़ जाती है। एक जैसे ये वाला हिस्सा हो गया, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है गंगा नदी का है, ये हुगली नदी का हिस्सा कहलाता है पश्चिम बंगाल में। उसके बाद में इधर जाने पे पद्मा नाम हो जाता है। ओके, और जब ब्रह्मपुत्र नदी उसमें आगे मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी जब मिल जाती है तो उस नदी का नाम हो जाता है जमुना नदी। ओके, तो ये ब्रह्मपुत्र और गंगा, ब्रह्मपुत्र गंगा और अपना सिंडस वाला क्षेत्र हो गया। एमपी से निकल रही है और अरब सागर में गिर रही है, इस तरीके से ताप्ती। ऊपर से नीचे मैंने बताया था महागोदान, तुंग पे कावेरी, महानदी की एक सहायक नदी तेल नदी, और सुमड रेखा नदी झारखंड और वेस्ट बंगाल की है। और ब्राह्मणी नदी मैंने आपको बताया था, ब्राह्मणी नदी जो है अपना छत्तीसगढ़ से निकलती है, उसके बाद झारखंड और उड़ीसा में होती बहती है। ओके, महागोदान, गोदावरी नदी सबसे लंबी नदी है साउथ की, गोदावरी नदी। ओके, उसकी सहायक नदियां हैं इंद्रावती, बारंगल, इस तरीके से उसे। उसके बाद कृष्णा, कृष्णा नदी ये जा रही है, निकल कहाँ से रही है, महाराष्ट्र से निकल रही है। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद तेलंगाना, और उसके बाद में अपना आंध्र प्रदेश। तो कृष्णा की सहायक नदी है भीमा, तुंगभद्रा, ये दो इंपॉर्टेंट नदी हैं। उसके बाद में पेन्नार नदी, उसके बाद में कावेरी नदी। कावेरी कर्नाटक से निकल रही है, तमिलनाडु में होते हुए पे बंगाल में अपना पानी छोड़ रही है। और एक दो है पेन्नार नदी, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ये खाली मैप दिया हुआ है, इसमें आप चाहें तो आप जाते जाते बना सकते हैं। सिंधु नदी बना सकते हैं, सिंधु की नदी की सहायक नदियां जैसे बना सकते हैं, जैसे सतलज नदी, सतलज की दूसरी सहायक हो गई ब्यास, ब्यास के साथ में झेलम नदी आ रही है जैसे यहाँ से। ओके, झेलम नदी आ रही है, झेलम नदी जो आके मिल जाती है चिनाब नदी में, चिनाब मिल जाती है सतलज में। तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, और रावी में मिल जाती है चिनाब। ओके, तो ये रावी, ये चिनाब और ये झेलम। उसके बाद में गंगा नदी, गंगा नदी ये इस तरीके से गई। यहाँ पे जो एक हिस्सा है वो हुगली हो गया, एक हिस्सा है वो पद्मा हो गया, यहाँ तक पद्मा हुआ, जहाँ तक ब्रह्मपुत्र नदी आके मिलेगी वहां तक पद्मा। उसके बाद में उसका नाम हो जाएगा जमुना। ओके, उसके बाद में यमुना की, गंगा की दूसरी सहायक नदी जो मैंने बताई थी यमुना, यमुना की एक सहायक नदी जो बताई थी चंबल नदी, चंबल नदी बॉर्डर बनाती है अपने राजस्थान का, ठीक है, ये चंबल नदी। ओके, चंबल के बाद में मैंने आपको बताया था केन, बेतबा, इस तरीके से दो नदियां बताई थी। उसके बाद में इधर की साइड में एक सोन नदी बताई थी मैंने, जो गंगा नदी की सहायक नदी है। ऊपर की साइड से मैंने आपको बताया था गोमती, गंडक, कोसी, ठीक है, ये गोमती, गंडक, कोसी इस तरीके से बताई थी। उधर की ऊपर साइड से ब्रह्मपुत्र नदी जो बताई थी, वो एंटर करने के बाद में ब्रह्मपुत्र नदी इस तरीके से अरुणाचल प्रदेश, असम, असम के बाद में यहाँ पे एंटर करती है। तो यहाँ पे इस नदी का नाम हो जाता है पद्मा, यमुना, यमुना नदी, यमुना हो जाता है, जमुना बोलते हैं वहाँ पे इसे, जमुना, बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं इसे, जमुना, ठीक है। और यहाँ तक इसका नाम होता है पद्मा, और यहाँ तक इसका नाम होता है गंगा। ओके, एंड ऊपर से यहाँ से एक नदी आ रही है तीस्ता नदी, तीस्ता नदी, एंड उसकी सहायक नदी है रंगित नदी। उसके अलावा यहाँ से ऊपर से एक नदी आ रही है रेडक एंड मानस नदी, दो नदी आ रही हैं। इधर की साइड से मैंने आपको बताया था लोहित, और लोहित की सहायक नदी देवांग नदी, एंड इधर की साइड में आपको बताया था बराक नदी, ठीक है। उसके बाद में मैंने बात की थी इधर की साइड में नर्मदा, नर्मदा के बाद में ताप्ती, एंड देन आफ्टर बात की गई थी गोदावरी, महानदी से बात की थी, महागोदान, कृष्ण, तुंग पे कावेरी, महानदी, गोदावरी, गोदावरी सबसे लंबी नदी बताई थी मैंने, ठीक है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। तो ये अभी इसमें से डिवाइड नहीं किया हुआ है, यहाँ पर तेलंगाना भी है और आंध्र प्रदेश भी है। ओके, कृष्णा, कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा। उसके बाद में पेन्नार, पेन्नार इस तरीके से पेन्नार, एंड उसके बाद में कावेरी। तो इस तरीके से मैंने सारी नदियाँ आपके लिए बता दी हैं, और ये आप PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, और आपको सारी की सारी नदियाँ समझ में आ गई होगी। तो हम सारी नदियों को कंप्लीट कर चुके हैं इस लेक्चर में। लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया है, 1 घंटे के करीब का लेक्चर हो गया है, बट मैंने कोशिश ये की थी कि इस लेक्चर के बाद में आपको कहीं भी किसी भी तरीके से नदियों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। सारी की सारी नदियों को फुल डिटेल के साथ में कराया मैंने आपके लिए। इस लेक्चर का PDF नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना, जितना हो सके हर इमेज पे 2, 4, 5 मिनट देना। लाइफ टाइम इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, पूरी ज़िंदगी काम आने वाला है ये लेक्चर। पूरा डिटेल से पढ़ लेंगे तो नदियाँ आपको कभी याद करने में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ में आया होगा। स्टैंडर्ड जीके का लेक्चर नंबर 7 था। स्टैंडर्ड जीके यानी सामान्य ज्ञान श्रृंखला, जो कोई भी देख सकता है किसी भी एग्जाम में जाने से पहले। अब हो सकता है आप समझ रहे होंगे कि मैंने 1 घंटा वेस्ट कर दिया, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर था नदियों वाला। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। स्टैंडर्ड जीके बाकी लेक्चर आप देख सकते हैं, और अपना मैंने बताया था अपने लेक्चर सीरीज आप काफ़ी चल रही हैं, उन सबको मैं कंटिन्यू कर ही रहा हूँ धीरे धीरे। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ में आया होगा, एंड यहीं पे मैं इसे स्टॉप करता हूँ। स्टैंडर्ड जीके लेक्चर नंबर 7 भारत की नदियाँ कंप्लीट हुई। राम राम सा, धन्यवाद, जय हिंद।